तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, हमने पिछले पार्ट्स में कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूँ, या तो फिर आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। तो क्या होता है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। अगर आप टॉपिक समझ जाएं, उसका टाइटल समझ जाएं, तो आप उसको आंसर को लिखने में आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी होती है, सरकारी हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा। ये समझिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये ज़्यादातर सरकारी हॉस्पिटल्स को ही सामने रख के बात हो रही है। ठीक, तो एक सरकारी हॉस्पिटल है, उसके अंदर फार्मेसी होती है जहाँ से दवाएँ ली जाती हैं। उसमें मतलब जो बाहर जैसे कि जो आउट पेशेंट होते हैं वो भी दवा लेते हैं, और जो वहाँ पे मतलब एडमिट होते हैं पेशेंट उनको भी दवा दी जाती है। ठीक, तो उसमें जो फार्मासिस्ट होता है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और भी जो मतलब फार्मेसी से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो लोग आ रहे हैं तो उनके पास क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने ऊपर पढ़ लिया होगा। तो चलिए देखते हैं। तो उसमें हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो उस मतलब पूरे फार्मेसी डिपार्टमेंट को चलाता है, जो हैंडल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चीफ फार्मासिस्ट। क्या बोलेंगे, चीफ फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे बात उसी की हो रही है ख़ास तौर से। तो द चीफ फार्मासिस्ट मस्ट हैव मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फार्मेसी, स्पेशली इन फार्माकोलॉजी और हॉस्पिटल फार्मेसी। ये कह रहे हैं कि जो चीफ फार्मासिस्ट है, यानी जो फार्मेसी में चीफ की जो मतलब का जो पोस्ट है उस पर जो आ रहा है, तो वो कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसके पास होनी चाहिए, यानी एम फार्मा किया हुआ होना चाहिए। वो एम फार्मा किया हुआ होना चाहिए। और किस में, अब जैसे कि आप जब बी फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद जब एम फार्मा करने जाते हैं तो उसमें आपको मतलब होता है कि स्पेशली किस सब्जेक्ट में आप करेंगे। तो उसमें उसका जो मतलब एम फार्मा किया उसने या पीएचडी की है, तो या तो फार्माकोलॉजी से हो या तो फिर हॉस्पिटल फार्मेसी से होना चाहिए। ठीक, तभी वो चीफ फार्मासिस्ट बन सकता है। अब जैसे कि आपने ऊपर देखा है कि कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग का भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिसका सिलेक्शन हो रहा है, तो वो क्या होना चाहिए, शुड हैव ग्रेजुएट डिग्री। उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यानी बी फार्मा किया हुआ होना चाहिए। ठीक, इन फार्मेसी विद मिनिमम 18 मंथ एक्सपीरियंस इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। समझ रहे हैं। तो जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग वाले डिपार्टमेंट में आना चाह रहा है तो उसके लिए कम से कम क्या है, बी फार्मा किया होना चाहिए, और उसको 18 महीने का क्या है, तजर्बा भी हो, एक्सपीरियंस हो, किसी कंपनी में रह के वो काम किया हो। ठीक, तीसरा क्या है, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट, यानी वो फार्मासिस्ट जिसका काम वहाँ पे रहेगा सिर्फ दवा वगैरह निकालने का, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का, छोटे मोटे जो काम है। तो उसके लिए जो मतलब डिग्री रिक्वायरमेंट है वो क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। कम से कम क्या होना चाहिए, वो डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, तो उसको वो जगह मिल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये पॉइंट, पीएचडी डिग्री होल्डर, अगर कोई मान लीजिए ये तीनों हैं, लेकिन अगर कोई पीएचडी है इनके मुकाबले में, तो पहले उसको प्रीफर किया जाएगा, पहले उसको तरजीह दी जाएगी, उसको मौका दिया जाएगा। बाद में अगर पोस्ट बचते हैं तो फिर दूसरे लोगों को क्या किया जाएगा, वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ए चीफ फार्मासिस्ट मस्ट हैव दीज क्वालिटीज़। अब ये कि जो फार्मासिस्ट बनने जा रहा है किसी हॉस्पिटल का, चीफ फार्मासिस्ट बनने जा रहा है, तो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ तो होनी चाहिए। खाली मतलब ये नहीं कि उसने वो क्या कर लिया जाके मतलब डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद मान लीजिए बी फार्मा कर लिया, एम फार्मा कर लिया, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटीज़ जो रिक्वायर्ड हैं, जो एक फार्मासिस्ट के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम हैं तो उनमें होना चाहिए। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्वालिटीज़ उनको डेवलप करना चाहिए, तो वो क्या, पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एबिलिटी। उसके अंदर एडमिनिस्टर करने का, एडमिनिस्टर समझते हैं मतलब इंतज़ाम चलाना, और मैनेज का भी वही मतलब है, लोगों को मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना। ठीक, तो वो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अब आप ये अगर सिर्फ पॉइंट याद रखते हैं, और एक बात याद, एग्ज़ाम में जब भी लिखिए तो पॉइंट बना के ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना।
तो अगर आपको ये पॉइंट याद रहेगा तो आप उसके नीचे आप समझ रहे कि एडमिनिस्टर करना है तो किसको करेगा, दवाओं को कैसे मतलब मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ए फार्मासिस्ट शुड हैव द एबिलिटी ऑफ प्लानिंग, तो उसके अंदर क्या है, प्लान करने का, कैसे मतलब कोई कंडीशन है, कोई भी चीज़ है तो एक प्लानिंग होती है ना कि ये काम हमको ऐसे करना ऐसे करना, तो वो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही फिर उसकी इम्प्लीमेंटिंग की भी एबिलिटी होनी चाहिए, यानी प्लान कर लिया और लोगों को कोई उसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ऐसे अपने आप को एकदम गिरा के रखा है तो नहीं, इम्प्लीमेंट की भी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जो प्लान किया है, जो उसने मंसूबा बनाया है तो उसको क्या करे, वो इम्प्लांट भी कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके उसका। और क्या है, दी फार्मेसी पॉलिसीज़, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, प्लान करने की एबिलिटी होनी चाहिए, इम्प्लीमेंट करने की जो फार्मेसी पॉलिसीज़ हैं उसको, और क्या है, एंड एबिलिटी ऑफ मेकिंग बजट, और फिर यह कि वो बजट वगैरह भी बना सकता हो, जैसे होता है ना बजट किया जाता है कि हमको इतने बजट की ज़रूरत है, इतना पैसे की ज़रूरत है, तो पूरा वो बनाया जाता है, लिखा जाता है कि ये इतना काम इसमें लगेगा, इतने पैसे यहाँ लगेंगे, इतने पैसे यहाँ लगेंगे, यहाँ खर्च होंगे, तो पूरा बजट बनाने की भी उसके अंदर क्या हो, सलाहियत हो, एबिलिटी हो। और क्या है, स्टॉक कंट्रोल करने की भी इसके अंदर मतलब एबिलिटी हो। स्टॉक कंट्रोल का मतलब ये कि जो उसके पास मेडिसिन रखे हुए हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और क्या है, ही और शी से मुराद ये कि चीफ फार्मासिस्ट, ही और शी शुड हैव एबिलिटी टू इंटरव्यू एंड सेलेक्ट स्टाफ फॉर फार्मेसीज़। क्या कह रहा है कि उसके अंदर इंटरव्यू लेने की भी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, और लोगों को सिलेक्ट करने की। अब पता चला 2 लोग आ रहे हैं, एक आदमी मतलब अच्छा है, उसके एक्सपीरियंस सब कुछ है, लेकिन उसको सिलेक्ट ही नहीं कर पाया, दूसरे को कर लिया। तो मतलब अच्छे लोगों को सिलेक्ट करना, किसी भी जगह को, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। अगर वो सिलेक्ट कर ही नहीं पाएगा अच्छे लोगों को, गलत लोगों को लेके आगे अंदर, वो एक अलग बात है, घूस लेके उस तरह करे, लेकिन अगर वो मतलब इस तरीके का आदमी नहीं, ईमानदार आदमी है और वो चाह रहा है कि अच्छे लोग आएँ, कोऑपरेटिव लोग आएँ, तो उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उनको सेलेक्ट कर सके। तीसरा क्या है, ही या शी कोई सा, चाहे वहाँ पे मेल हो चाहे फीमेल हो, शुड हैव, चीफ फार्मासिस्ट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, शुड हैव एबिलिटी टू मैनेज स्टाफ, वो स्टाफ को मैनेज भी कर सकता हो, एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्क्स, और उनके अंदर काम क्या है, बांट सकता हो। ये नहीं कि प्लान बना लिया और कह रहा है तुम उसको करो, कर ही नहीं रहा, इसकी कोई मतलब चल ही नहीं रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेज करने का भी उसके अंदर पावर और इम्यूनिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, उसके अंदर एक क्वालिटी हो गई, मतलब एक टॉपिक ये हो गया। दूसरा क्या, मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी, उसके अंदर मैन्युफैक्चर करने की भी मतलब एबिलिटी होना चाहिए, उसने सीखा हो, उसको आता हो मैन्युफैक्चरिंग। मान लीजिए कि अगर कभी दवाओं की शॉर्टेज हो गया, दवा आ ही नहीं पाई पीछे से, या दवा की कंपनियां कहीं पे मतलब ये होगा कि बाढ़ आ गई, पूरे कंपनी ख़राब हो, कुछ भी कंडीशन हो गया, मान लीजिए बहुत तगड़ा क्या हो गया, वो भूकंप आ गया और मैन्युफैक्चर कंपनी सब खत्म हो गई, गिर गई, मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसा हो गया, तो अब शॉर्टेज हो गई दवा की, तो इसके अंदर ये एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वहीं पे जो मतलब लोकल से जो चीज़ें मिल रही, केमिकल से जो भी मिल रहा है, वहाँ से दवा बनाने की उसके अंदर भी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ शॉर्टेज एंड, अगर मान लीजिए या कि जो कंपनीज़ है उन्होंने ये कर लिया कि हम तो अपनी दवा अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे, मान लीजिए 100 रुपये की दवा है 500 में बेच रहे हैं, तो अब इसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि ये दवा भी बना सकता हो। और क्या है, नॉलेज, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। किस टाइप का नॉलेज, ही एंड शी मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट ड्रग एक्शन, साइड इफ़ेक्ट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब उसके अंदर ये सब भी होना चाहिए कि वो जो दवाएं हैं वहाँ पे फार्मेसी के अंदर, तो उनके बारे में तो कम से कम उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो दवा का एक्शन क्या होगा, यानी दवा का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कैसे उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, कैसे किसी को दी जाएगी वो दवा, एंड उसका क्वालिटी कंट्रोल, यानी वो दवा की क्वालिटी को चेक करने की, उसको क्वालिटी कंट्रोल को बनाए रखने की भी उसके अंदर क्या है, एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही उसके अंदर रिसर्च एबिलिटी भी होनी चाहिए। रिसर्च एबिलिटी का मतलब ये कि नई नई मान लीजिए बीमारियां होती रहती हैं, जैसे मान लीजिए कोरोना आ गया, तो इसके अंदर भी रिसर्च करके, ताकि कोई नई दवा बनाने की क्वालिटी होना चाहिए। रिसर्च करना आएगा तभी तो नई दवा डेवलप कर पाएगा, बना पाएगा, ठीक है, तो ये इसके अंदर भी होना चाहिए। और क्या है, टीचिंग एबिलिटी भी होना चाहिए, यानी कि नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है उसके पास, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा है, तक उसको मतलब स्पीच देना नहीं आ रहा, लोगों को समझाना नहीं आ रहा, तो नहीं, इसके भी उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो क्या है, ही और शी भी कर सकते हैं। शुड हैव एबिलिटी टू गिव लेक्चर, उसको लेक्चर देने की भी उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। अब किसको देगा, तो नर्सिंग स्टाफ जो है, यानी जो वहाँ पे काम करने वाले मेल या फीमेल जो भी हैं,
जो वहाँ से दवा ले आके पेशेंट को देते हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, खिलाते हैं, तो उनको बताना समझाना कि कैसे आपको काम करना है, कौन सी दवा कैसे देनी है, और ज़रूरत पड़ने पे बार बार मीटिंग्स करते हैं, समझाते हैं लोगों को। तो उसके अंदर वो भी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। और स्टूडेंट भी आते हैं, जैसे कि मान लीजिए डी फार्मा वाले हैं तो जाएंगे 90 दिन के प्रैक्टिस के लिए, बी फार्मा वाले जाते हैं 45 दिन की प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट को बहुत सारी बातें वो समझाए, लेक्चर देना उसके अंदर आना चाहिए। ये नहीं कि वो बच्चे आए हुए हैं और उनको कुछ समझा ही नहीं रहा, कुछ सिखा ही नहीं रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, अब एक टॉपिक है इसमें, जॉब स्पेसिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ये कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर, या हॉस्पिटल फार्मेसी भी कह सकते हैं, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ये कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बनने जा रहा है तो उसके अंदर जॉब की स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए। अब स्पेसिफिकेशन क्या है? एक होता है डिस्क्रिप्शन, क्या होता है, मैं यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखिए, एक होता है डिस्क्रिप्शन, एक होता है स्पेसिफिकेशन। मान लीजिए कोई जॉब है, तो अब जो कंपनी वाला, जो भी आदमी जॉब दे रहा है, तो वो अपने बारे में कुछ बताता है कि कंपनी में कि आपको ये काम करने पड़ सकते हैं। मान लीजिए फार्मेसी की बात है तो उसमें उसने लिखा कि यहाँ पे एक जॉब है, एक आदमी की रिक्वायरमेंट है और उसको ये काम करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दवा को लाना है, दवा को सेट करना है, फिर उसको डिस्पेंस करना है, ज़रूरत पड़ी तो झाड़ू भी लगानी है, पानी भी लाना है, तो अपना मेंशन कर दिया और डिस्क्रिप्शन हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो आदमी इसके अंदर आ रहा है काम करने के लिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे कि उसके डिस्पेंसिंग करना आना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग करना आना चाहिए, स्पीचिंग, उसको स्पीक देना, मतलब स्पीच देना भी आना चाहिए, लेक्चर देना आना चाहिए। तो ये उसने बता दिया कि ये क्वालिटीज़ उस आदमी के अंदर होना चाहिए। तो ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। ठीक, तो अब एक फार्मासिस्ट है तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फार्मेसी के लिए जो फार्मासिस्ट आ रहा है तो उसके लिए अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन करें तो क्या क्या होना चाहिए। ठीक, वही आप देखते हैं, इसका एक डेफिनेशन भी है यहाँ पे, ए जॉब स्पेसिफिकेशन इज़ द लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड क्वालिटीज़ फॉर अ पर्सन टू क्वालिफाई ए पोजीशन। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, तो ये लिस्ट होती है रिकमेंडेड क्वालिटीज़ की, यानी क्या क्या क्वालिटीज़ हमको चाहिए। रिकमेंडेड क्वालिटी मतलब क्या क्या क्वालिटी उसको, आदमी को जो जॉब ऑफर कर रहा है उसको चाहिए एक आदमी के अंदर, टू क्वालिफाई ए पोजीशन, एक पोजीशन को पाने के लिए। ठीक, तो ये होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जो फार्मासिस्ट है उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो आप कितनी बार पढ़ चुके हैं पीछे, मैंने अभी कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ाया, उसमें भी आपने पढ़ा होगा अगर, तो कितनी बार देखा होगा कि इसके एक अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक फार्मेसी के अंदर उसका रोल क्या है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी घुमा फिरा के एक ही बात को अलग अलग तरीके से बयान कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होना चाहिए? डिस्पेंसिंग आना चाहिए। आप जानते हैं डिस्पेंसिंग क्या होता है। परफॉर्मिंग क्वालिटी चेक, तो क्वालिटी चेक यानी दवा की क्वालिटी को चेक करना, तो वो उसको आना चाहिए। और क्या? फॉर्मुलेटिंग एंड रीफॉर्मुलेटिंग डोजेस फॉर्म। फॉर्मुलेटिंग मतलब ये कि कोई दवा बनाई, कोई फार्मूला बनाया, ठीक, अब उस फार्मूले के फिर बहुत सारी दवाएं बनाना, अलग अलग डोजेस फॉर्म में बनाना, ये क्या होता है? रीफॉर्मुलेटिंग डोजेस फॉर्म में, तो वो उसको आना चाहिए। और क्या? मॉनिटरिंग, यानी जो दवा दी जा रही है वो दवा कैसे काम कर रही है, कितना साइड इफेक्ट हो रहा है, कितना काम नहीं कर रही है, तो उसको मॉनिटर करना, ये उसके अंदर आना चाहिए। और रिपोर्टिंग ड्रग सेफ्टी, और ड्रग सेफ्टी को की रिपोर्टिंग करना आना चाहिए, यानी कि ये ड्रग है उसके सारे बहुत सारी बातें हैं कि कितना उसने काम किया, कितना उसने नुकसान पहुंचाया, क्या हुआ, तो सबको क्या करे? रिकॉर्ड करे वो। ठीक है, और फिर रिपोर्टिंग का मतलब ये भी है कि जहाँ से वो दवाएं आ रही हैं या उस एरिया के जो मैनेजमेंट होता है, मतलब ऐसा होता है कि हर हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मतलब अथॉरिटीज़ होती हैं जो इस सब चीज़ों को केयर करती हैं कि दवाओं का क्या इफेक्ट हो रहा है, कौन सी दवा बंद की जानी चाहिए, कौन सी दवा चालू की जानी चाहिए, तो वहाँ तक भी पहुँचाई जाती है वो बातें, तो वो भी आना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग भी। ठीक है, और क्रिएटिंग मेडिकेशन बजट्स, और मेडिकेशन का बजट बनाना आना चाहिए। इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मान लीजिए आपके फार्मेसी में कोई आया, प्राइवेट फार्मेसी है, और आपने दवा दी, उसका पूरा बजट कितना हुआ, खर्चा हुआ, तो सबको आता है। दूसरे की दवा मंगाई जाती है जब, तो उसका पूरा बजट बनाया जाता है कि इतनी इतने की दवा ये इतनी आनी चाहिए, तो पूरा उसका बजट भी उसको बनाना आना चाहिए, तो सब लोग कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और क्या? स्टोरिंग, मेडिकेशन को कैसे स्टोर करेंगे, दवाओं को कैसे स्टोर करेंगे कि वो ख़राब ना हो, तो ये भी आना चाहिए। एंड इन प्लानिंग ऑफ ड्रग क्वालिटीज़ फॉर हॉस्पिटल, और उसका एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना कि उसको उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, किस में, तो इन सब चीज़ों में होना चाहिए। और किस में होना चाहिए? इन प्लानिंग ऑफ ड्रग क्वालिटीज़ फॉर हॉस्पिटल, और ड्रग की जो क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग उसको क्या प्लान करना है, कैसी क्वालिटी की दवा मंगानी है, कैसी नहीं मंगानी, कैसे उसको चेक करना, ये सारी बातें उसके अंदर क्या होना चाहिए? आना चाहिए। और ये जो डेफिनेशन है ना, ये आप मतलब इसको ये चाहे कि बदल दे तो नहीं बदल पाएंगे, इसलिए कि ये जो भी स्पेसिफिकेशन फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, ये मतलब कुछ
ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एक डेफिनेशन देते हैं, जैसे WHO है एक डेफिनेशन दिया, ऐसे ये डेफिनेशन मतलब ये है कि कोई इसको बदलेगा नहीं, आप जिस भी बुक में उठा के देखेंगे यही डेफिनेशन इसकी मिलने वाली है, ठीक है। गूगल करेंगे तो यही डेफिनेशन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक है वर्कलोड रिक्वायरमेंट फॉर ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। पहले कि एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के लिए क्या वर्कलोड होना चाहिए। अब यह जानेंगे कि वर्कलोड क्या होता है। वर्कलोड क्या होता है कि मैं मान लीजिए मैं हूँ तो मैं एक दिन के अंदर कितना काम कर सकता हूँ, मैं कितना लोड उठा सकता हूँ अपने ऊपर, वो होता है वर्कलोड, ठीक। वर्कलोड मीन्स हाउ मच वर्क कैन अ पर्सन डू इन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी ये कि ख़ास टाइम में, मान लीजिए 8 घंटे का टाइम है तो उसमें एक आदमी कितना काम कर सकता है, वो क्या है उसका वर्कलोड है। उसके हिसाब से फिर मतलब मान लीजिए एक फार्मासिस्ट की ज़रूरत है कि 2 की ज़रूरत है कि 3 की ज़रूरत है, मान लीजिए 10 बेड है किसी हॉस्पिटल के अंदर, उनको सबको देखना है, देख रेख करना है, तो कितने फार्मासिस्ट चाहिए, तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है वर्कलोड कि एक आदमी कितना संभाल सकता है, ठीक। तो द वर्कलोड ऑफ फार्मासिस्ट इज ऑब्जर्व्ड या एनालाइज्ड, चाहे ऑब्जर्व किया चाहे एनालाइज किया बाई वर्क कैरेक्टरिस्टिक। ये कह रहे हैं कि अब जो एक फार्मासिस्ट है उसका वर्कलोड हम लोग कैसे निकालें, कैसे एनालाइज करते हैं, तो उसके हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख के, उसके कुछ काम देख के हम लोग क्या करते हैं वर्कलोड उसका निकालते हैं कि ये वाला फार्मासिस्ट है कितना काम कर सकता है, नॉर्मल फार्मासिस्ट कितना काम कर सकते हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग, तो ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं। एक तो वर्किंग आवर पर वीक, यानी पूरे मतलब एक हफ्ते में वो कितने घंटे काम कर रहा है, ठीक है, ये देखा जाता है। दूसरा नंबर ऑफ आवर्स दैट ए पर्सन स्पेंट वर्किंग अलोन इन हिज और हर डिपार्टमेंट, और ये कह रहे हैं कि कोई एक आदमी है अकेले, कोई एक आदमी अकेले अपने डिपार्टमेंट में कितना टाइम स्पेंड कर रहा काम करते हुए, यानी ये वही बात है कि एक आदमी कितना काम कर रहा है, अकेले कितना काम कर पा रहा है अपने डिपार्टमेंट में, तो वो देखा जाता है। तीसरा क्या है, नंबर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फिल्ड बाय ए फार्मासिस्ट डेली, कि एक फार्मासिस्ट एक दिन में कितने प्रिस्क्रिप्शन को फिल्ड कर रहा है। फिल्ड करने का मतलब ये है कि प्रिस्क्रिप्शन आया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, कोई लेके आया तो उसको उसके अकॉर्डिंग दवा निकाल के उसने दे दी, तो ये देखा जाता है कि एक दिन के अंदर एक फार्मासिस्ट कितने प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल कर पा रहा है, ठीक। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे बेड के हिसाब से देखा जाता है कि मतलब फार्मासिस्ट की कितनी ज़रूरत है, वर्कलोड को निकालने की कोशिश की जाती है। तो द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट नीड्स फॉर अ हॉस्पिटल इज़ डिटरमाइंड यूजिंग द नंबर ऑफ बेड्स। ये कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत है, इसको हम लोग वहाँ के बेड्स के नंबर देख के, यानी कितने बेड्स हैं वहाँ पे, मतलब कोई हॉस्पिटल होता है 500 बेड्स का होता है, यानी 500 बेड्स है जहाँ पे आके मतलब पेशेंट रह सकते हैं, जिनको एडमिट किया जाता है, ऐसे बेड उनको बोलते हैं बेड्स। तो एक हॉस्पिटल के लिए कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत है वो हम कैसे देखते हैं, बेड्स देख के, यानी एक हॉस्पिटल में कितने बेड्स हैं। तो अगर 50 बेड तक हैं, यानी एक हॉस्पिटल है कोई जिसमें 50 बेड है, तो उसमें कम से कम कितना चाहिए, 3 फार्मासिस्ट होना चाहिए। और अगर 100 बेड्स हैं, यानी 50 से लेके, यानी 1 से लेके 100 तक हैं, तो उसमें कम से कम कितना होना चाहिए, 5 फार्मासिस्ट होना चाहिए। अगर 200 बेड तक हैं उसमें, तो उसमें कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ऐसे आप ये देख सकते हैं, 300 है तो 10 होना चाहिए, 500 बेड्स हैं तो कितना होना चाहिए, 15 बेड्स, 15 फार्मासिस्ट उसके अंदर होने चाहिए। एक बात याद रखिए कि ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मान लीजिए कहीं पे ऐसा है कि 2 ही फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं 3 की जगह, एकदम मान लीजिए हट्टे कट्टे जवान हैं तो 2 से काम चला लीजिए। मान लीजिए कहीं पे जो फार्मासिस्ट हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं, बूढ़े हैं, वो नहीं काम कर पा रहे उतरे, या अनएक्सपीरियंस्ड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उतना, तो 3 की जगह 4 रखना पड़ेगा आपको। तो ज़रूरत के हिसाब से उसको हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इंटरप्रोफेशनल रिलेशनशिप ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो पहले ये समझिए कि इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप क्या होता है। तो मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर अलग अलग क्या है, डिपार्टमेंट हैं, और अलग अलग लोग, प्रोफेशनल लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, और भी अलग तरह के मतलब उसमें अधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि इसका उन लोगों से कैसे मेल मिलाप होना चाहिए, उनके साथ कैसा इसका व्यवहार रहना चाहिए, रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप का मतलब यही होता है ना, इंटर प्रोफेशनल, यानी 2 प्रोफेशनल्स के बीच में उनका जो मतलब ताल्लुक़ है, जो
रिलेशन है तो वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। दो प्रोफेशनल के बीच में उनका रिलेशन कैसा है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो एक फार्मासिस्ट है तो ऐसा नहीं है कि मतलब अपना वो सिर्फ अपना फार्मेसी में बैठा हुआ और किसी को कुछ मतलब नहीं, किसी को सुन ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो वही बताना चाह रहे हैं कि जो एक फार्मासिस्ट है उसका रिलेशनशिप क्या है, लोगों के साथ कैसा होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए एक फार्मासिस्ट को, ठीक है। तो क्या होता है इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, पहले वो देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर प्रोफेशनल्स इज कॉल्ड इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक, दो या दो से ज़्यादा प्रोफेशनल्स के बीच में उनका जो रिलेशन होता है, रिलेशनशिप होता है, यानी वो आपस में मिलना जुलना उनका जो होता है, उनका जो व्यवहार होता है, वो क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो टू गेट गुड रिजल्ट, एक फार्मेसी एक हॉस्पिटल है उसके अंदर अच्छा परिणाम पाने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका मकसद क्या है किसी भी हॉस्पिटल का, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार जो आ रहे हैं वो अच्छे से अच्छा मतलब सर्विस लेके जाएं, ठीक होके जाएं। तो यही रिज़ल्ट पाने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है टू मेंटेन पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस प्रोफेशनल्स। तो ये ज़रूरी है कि जो मतलब अलग अलग टाइप के प्रोफेशनल्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, कोई केमिस्ट है, तो जो भी हैं तो उनके अंदर एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड, तो अब जैसे डॉक्टर है और ये कि जिसका जो काम है वो उसको करना चाहिए, अपने अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, नहीं कि दूसरे के काम में जाके वो टांग अड़ा रहा है, तो ये भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो रिलेशनशिप क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो डॉक्टर का काम है प्रिस्क्राइब करना ड्रग्स को, यानी कोई पेशेंट आया, कोई बीमार आया तो उसको चेक किया और उसका दवा क्या किया, ड्रग प्रिस्क्राइब कर दिया, ये डॉक्टर का काम है, ठीक है। ऐसे ही फिर फार्मासिस्ट का काम क्या है कि वो उसके पास पर्ची आई डिस्क्रिप्शन वाली, तो वो क्या करे, दवा को डिस्पेंस करे और भी जो इसकी जिम्मेदारियां वो करे। ऐसे ही जो नर्स वगैरह हैं तो उनका काम क्या है कि वो पेशेंट को ला के अपनी दवा दे दें। तो ये सबका क्या एक दूसरे से जुड़े हुए इंटरकनेक्शन है एक तरीके से, तो ये बने रहना चाहिए। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो वो आ जाएगा इसमें आपके इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप के अंदर। अब एक टॉपिक इसमें रह गया है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। आप एक पढ़ चुके हैं कम्युनिटी फार्मेसी में, यहाँ पे है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस इन हॉस्पिटल फार्मेसी। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत होती है, आपकी खुशी उनकी खुशी होती है। Thank you so much for watching.